आप हिमाचल का चुनाव देखिए, दिल्ली का चुनाव देखिए, कर्नाटक का चुनाव देखिए, ये पैटर्न बीजेपी का सेम है। बीजेपी जिस राज्य में चुनाव जीत लड़ती है, उसके आसपास के राज्यों के विधायकों को, सांसदों को झोंक देती है। पन्ना प्रमुख और क्या क्या नहीं, ये सारी मीटिंगे और कार्यकर्ता और बूथ लेवल की मीटिंगे हर चुनाव में हम देखते हैं। लेकिन उसके क्या नतीजे आते हैं? क्यों कर्नाटक में इतना कुछ करने के बाद भी 60 पे आया? क्योंकि एक बात अजीत जी, आपने भी इतने सालों से किया और हम सबसे ज्यादा तो, दोनों से ज्यादा तो एक्सपीरियंस पाठक जी का है। एक बार यदि जनता मन बना ले तो आपके पन्ना प्रमुख, आपका ये सांसद, आप मुझे बताओ, सुशील मोदी, आप बिहार से आके मालवा के लोगों को क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? या गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके और गुजरात के मुख्यमंत्री आके मालवा के लोगों को क्या बताएंगे कि आप वोट दो? मालवा की जनता बोलेगी, जब हमको यूरिया नहीं मिल रहा था तो तू कहां था भाई? जब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था तू कहां था? ये एक हाइप निर्माण करने की बात होती है, लेकिन जब तक कार्यकर्ता साथ में नहीं हो, कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ सकता। कार्यकर्ता हतोत्साहित है, कार्यकर्ताओं के खुद के काम नहीं हुए, नेताओं ने इतना मोटा रकम काटी है कि वो बीजेपी चली गई जो कार्यकर्ता के लिए काम करती थी, कार्यकर्ता को भी पैसा देके काम करना पड़ रहा है। ये हालत है। कार्यकर्ताओं के तो काम नहीं हो रहे क्योंकि उनसे पैसा लेने में भी शर्म आती है कई बार। तो दूसरे के काम होते हैं, दलालों के काम हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के नहीं। हर कार्यकर्ता नाराज है। क्या दिया है मामा ने? और आपने कहा मामा और मोदी जी का इसमें क्या है? इसमें मैं 30-70 बोलता हूं। मामा की गलती यदि 30% है, 30%, तो मामा को काम करने न देना, ऊपर से लगातार इंटरफेयर करना, ऊपर से लोगों को लादना, ऊपर से चीजों को लादना, ये सारा काम दिल्लेश्वर ने किया है। ये दिल्ली के दो गुजराती दो नेता है, उन्होंने मध्य प्रदेश की जो एक राजनीतिक संगठन का जो ढांचा था, उसको दीमक के तरह खा गए हैं ये। अब मध्य प्रदेश में वो संगठन का ढांचा ही नहीं रहा। नाम के लिए है, अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, लेकिन वो नहीं है कि एक कॉल पे सैकड़ों के तादाद में लोग आ जाते थे, खुद की रोटी लेके आते थे घर से। क्योंकि बीजेपी लगातार विपक्ष में रही है, संघर्ष करके चुनाव जीती है। इस बार बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी उनको लगता है कि हमारी हालत उनको अपोजिशन की जैसी। इससे अच्छा तो कमलनाथ की सरकार के काम तो होते थे, पैसा देके तो काम होते थे। ये तो पैसा भी नहीं लेते शर्म के मारे और काम भी नहीं करते। ये जो नाराजगी है, जहां कार्यकर्ता नाराज, वहां आपका कोई काम नहीं करता। साक्षात ब्रह्मदेव क्या महाकाल भी उतर आए तो भी उज्जैन की जनता कहेगी कि बाबा अब वोट मांगने आए हो, जब परेशानी में थे तब आप कहां थे? लोग इतने क्रोधित है, इतने उद्वेलित है कि वो महाकाल को भी सवाल पूछ सकते हैं। ये देखिए, कांग्रेस की 2018 में जो स्थिति थी और भाजपा की जो 2018 में स्थिति थी, वो एकदम विपरीत हो गई है। भाजपा संगठित थी, विद्रोह नहीं था, दो नए गुजराती लोग पूरा कंट्रोल कर रहे थे, पार्टी का संगठन लाइन में था और एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी लड़ना था। और फिर ये नतीजे आ गए। उसके बाद क्या हुआ? सरकार बनी। सरकार छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों का जिक्र आपने किया। छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप होने के बाद 1.5 महीने तक मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाया। राजस्थान में वही हाल हुए, अशोक गहलोत का नाम हो रहा था तो बाहर नारे लग रहे थे उनके खिलाफ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का नाम तो क्लियर हो गया, लेकिन पहले दिन से महाराज तलवारें निकाल के खड़े हो गए थे। ये जब इतना बिखराव था पार्टी में, उसके बाद लोकसभा हुए तो बट नेचुरली लोगों को लगेगा कि जब पार्टी इतनी बिखरी हुई है तो केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं है इनका, तो फिर इनको वोट क्यों दे? उसके बाद पुलवामा का राष्ट्रवाद का तड़का लगा, वो सब अपनी जगह पे। इस बार स्थिति उल्टी है। इस बार कांग्रेस पूरी तरह से इकट्ठा है। तो कांग्रेस में एक भी नाम दावेदारी का नहीं है मुख्यमंत्री का। कांग्रेस में कोई ये भी दावा नहीं कर रहा कि मैं मंत्री बनूंगा। कांग्रेस सिर्फ जीतने के लिए काम कर रही है। दिग्विजय जो सबसे बड़े नेता है, नेपथ्य में है, पीछे से काम कर रहे हैं। दिग्विजय को मीडिया पूछे, ऑफ द रिकॉर्ड पूछे, तो वो बोलते हैं कि नहीं, कमलनाथ जी रहेंगे और कमलनाथ जी तय करेंगे, हम सब मिलकर काम करना है। ये दूसरी बात, जो केंद्रीय नेतृत्व था उसका अभाव था। G23 बार झगड़ा चल रहा था, राहुल कहीं दिख नहीं रहे थे, पप्पू की इमेज राहुल की सब दूर व्याप्त थी। इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा हुई। भारत जोड़ो यात्रा ने एक अमूल पूर्व बदल कर दिया है राहुल के नेतृत्व में, राहुल के इमेज में। राहुल अब सिर्फ रोड पे नहीं चलते, लोगों से जुड़ते ही नहीं, तो लोकसभा में भी दहाड़ते हैं। राहुल इस तरह दहाड़ते हैं कि राहुल का लोकसभा में बैठना भी सत्ता पक्ष के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। उनको बाहर किया, उसके बाद वो अंदर आए। उनमें जो लगातार मैच्योरिटी आई है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी लगता है कि राहुल
का नेतृत्व है, कौन कहता है कि राहुल का नेतृत्व नहीं है? दूसरी बात, जो कांग्रेस बिखरी हुई थी वो एक हो गई। अब आप बीजेपी में आइए, बीजेपी में जितना विद्रोह कांग्रेस में 2018 में नहीं था, उससे ज्यादा अब इनके पास है। लगातार मुख्यमंत्री के कई दावेदार है। दूसरी बात, केंद्र की पकड़ कमजोर हो गई है। केंद्र कुछ बताता भी है तो केंद्र के खिलाफ भी आवाज उठाने वाले लोग हो गए हैं। कुल मिलाकर ये दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है 2018 और 2019 में। और इसके बाद यदि इतिहास आप देखें तो 2018 के बाद जो मतलब विधानसभा के बाद लोकसभा में क्लीन स्वीप किया, एक बिरला उदाहरण। उसके कई कारण मैंने आप देखे। ये काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इस बार देखिए आप कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में सरकार बनी, मुख्यमंत्री पद तय हुआ, उसके बाद शांति है, कोई किसी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। सारे 5 जो उन्होंने प्रोमिस किए वो लागू कर दिए। लोगों को लगने लगा है कि ये गवर्नमेंट डिलीवर भी करती है, बोलती है तो करती है। उसके बाद ये राहुल गांधी का नेतृत्व है सामने, खड़गे कर्नाटक से आते हैं, एक दलित फेस है। कई चीजें हैं जो आपको कांग्रेस में इंप्रूव और बीजेपी में डिटोरिएट होती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि 2018 का जो करिश्मा था वो इस बार यकीनन लोकसभा में रिपीट नहीं होगा। इस बार लोकसभा में वही रिजल्ट आएंगे जो विधानसभा के होंगे। आपने जो डाटा दिया कि मध्य प्रदेश राजस्थान में हमेशा बीजेपी आती रही, मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी आती रही है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार संगठन तय करता था, तब दिल्ली तय नहीं करता था। तब दिल्ली में मैंने वो भी देखा कि अशोका रोड पे जब ऑफिस है वहां कुत्ता भी नहीं घूमता था जब चुनाव की लिस्ट अनाउंस होती थी, क्योंकि सबको पता था कि ये संगठन करता है, संगठन काम करता है। वहां लॉबिंग नहीं करते थे। आजकल लॉबिंग हो रही है, हजारों की तादाद में लोग दिल्ली में पड़े रहते हैं अपना टिकट करवाने के लिए। और ये जो दिल्ली से टिकट होने लगे, मैंने क्या कहा आपको, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य जो है ये संगठन चलाता था। संगठन के जो नेता थे वो सर्वोपरि थे, वो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, और जो सत्ता में बैठे थे वो संगठन के अंडर काम करते थे। अभी क्या हुआ, संगठन कहीं दिखता नहीं, सत्ता हावी है, पैसा बटोरा जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है पैसा, और पैसा दिल्ली सप्लाई होता है। ये सारी चीजें जब सामने आती है तो लोगों को पता पड़ता है कि फिर संगठन क्या है। आज संगठन मंत्री से बात कौन करता है, आज संगठन कार्यालय में जाता कौन है? आज तो सब नेता, दिल्ली का नेता है तो उसके चरण छूते हैं, और जाके गुजरात जाके लोग टिकट मांगते हैं कि गुजरात में अमित शाह जी के बेटे के कोई दोस्त हो तो वहां से टिकट मिलवा जाएगा। ये बीजेपी में कभी नहीं था। जो बीजेपी आप आज 2014 के बाद देख रहे हो, और जो बीजेपी खुशाबू ठाकरे की है, वो मध्य प्रदेश से आते थे, जिनकी अध्यक्षता में पहली बार केंद्र में सरकार बनी। तो खुशाबू ठाकरे ने वो तो अब पार्टी में सिंगल विंडो क्लियरेंस है, जिस विंडो में सिर्फ अमित शाह कभी हाथ डाल सकते हैं, बाकी सिंगल विंडो है। वो विंडो मोदी जी का है। में सिंगल नहीं, आप इसको उल्टा कर सकते हैं। पहले जो था, पार्टी में उम्मीदवार 10 जगह छन के जाते थे तो कलदार ऊपर आता था। इस बार सिंगल विंडो में कूड़ा कचरा भी जिसके पास पैसा है वो फेंक के अपना टिकट ले आता है, तो फिर आपको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता अपनों में से एक को चाहता है, कार्यकर्ता ऊपर से पैलेट ऊपर नहीं चाहता है। ये सर्वे एग्जैक्टली 2018 के चुनाव के नतीजे हैं। तो 2018 के नतीजे यदि ग्वालियर, शिवपुरी इधर ज्यादा दिखा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे 26 से ज्यादा सीटें क्यों आती दिखाई देती है, मुझे क्लीन स्वीप क्यों दिखाई देता है? जो बातें अभी पाठक जी ने कहा उसमें कांग्रेस का उत्थान हुआ है और बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा है। पहले जो कांग्रेस थी उससे ज्यादा कांग्रेस प्रखर होकर लड़ रही है चुनाव, और बीजेपी जो कांग्रेस को टक्कर दे रही थी, टक्कर देने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन इसलिए तो बेचारे 7 पे आ गए थे। अब वहां पे वो 7 सीट मेंटेन करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि बीजेपी, जो कांग्रेस का गंध था वो बीजेपी में आ गया। अब बीजेपी को वो झेलना अजेल हो गया। शिवपुरी में एक फैक्टर और मैं जोड़ना चाहूंगा। शिवपुरी के कांग्रेस में बीजेपी के बड़े 3 नेता जो महारानी के मतलब यशोधरा जी के बहुत नजदीकी हुआ करते थे और धाकड़ थे, वो तीनों के तीनों कांग्रेस में चले गए। उनके कांग्रेस में जाने की वजह से शिवपुरी बीजेपी खाली हो गई। ये भी एक कारण हो सकता है कि महारानी ने सोचा कि शिवपुरी में यदि चुनाव लड़े विधानसभा का तो निपट ही जाए, इससे अच्छा कि आप चुनावी नहीं हारो, क्योंकि आपके सिपा सालारी आपके साथ नहीं थे। दूसरी बात, जो सिंधिया का प्रकोप था, जो महल के छाया से बाहर, महल के छाया में क्या था, जो महाराज जी को जब हिज हाइनेस करके आगे पीछे घूमते थे, भले ही साथ में 2 लोग नहीं हो, वही लोग नेता माने जाते थे, वही की सुनवाई होती थी। और जो लोग जमीन से जुड़े थे उनको धुतकारा जाता था,
ऐसा ही धुतकारा हुआ एक नेता जब बीजेपी में जाता है तो उसने ज्योतिरादित्य को चुनाव हरवाया लोकसभा का। वो और कोई नहीं था, वो कांग्रेस का ही नेता था, वो महाराज का ही आदमी था। लेकिन उसको देखा कि महाराज तो उनको कुत्ते जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि महाराज वो सामंती सोच से बाहर ही नहीं आ पाए। उनको अभी भी ग्वालियर हाउसी, मतलब दिल्ली के अपने बंगले को ग्वालियर हाउसी कहलाती, और हिज हाइनेस ग्वालियर कहना नहीं पसंद करते। तो आपको वो जो राजा महाराजा वाला जो क्रेज था वो आपको लेके आया बीजेपी में, जो बीजेपी में ये था नहीं, तो बीजेपी के लिए असहाय हो गया। ये जो आग का गोला है इसको हाथ में रखेगा कौन, हर एक का हाथ जल रहा है, तो ये पास ऑन हो रहा है एक दूसरे से। इसीलिए लोग प्रखर होकर बोल रहे हैं कि ये महाराज बीजेपी से ये निजात पालो, और सारी बीजेपी नाराज हो गई क्योंकि महाराज बीजेपी आ गई। तो ये जो दो चार चीजें हैं ये, और सबसे ज्यादा महाराज जो इतरा रहे थे वो इतरा रहे थे अपनी 26 सीटों पे, जो इस ग्वालियर चंबल गुना से लेके आए थे। वही कह रहे थे कि मैं ग्वालियर चंबल से मैंने इतना समर्थन लाया इसलिए कांग्रेस सत्ता पार्टी में, तो मेरा भी कुछ सुनना चाहिए। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार क्यों थे? वो इसलिए थे कि इतना बड़ा बल्क मैं लेके आया हूं, और वाकई बल्क था। वो बल्क कांग्रेस का था, वो बल्क महाराज का नहीं था। महाराज विधायकों को लेके गए, कार्यकर्ता पीछे छूट गया। यही कारण है कि कांग्रेस की ताकत वही है, और बीजेपी जो 7 सीटों की ताकत रखती थी वो अब 3-4 पे आ गई। चाहे आप उधर किसी को भी उतारो, आप सांसद को उतारो, या अमित शाह स्वयं चुनाव लड़ ले, उनकी हालत यही होगी। अब वो सुनने में आया कि महाराज को भी चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं, और महाराज बहुत अनकंफर्टेबल घूम रहे हैं, क्योंकि महाराज को तो ये समझ में आ गया कि 2024 में बहुत मुश्किल का दौर है। 2023 का ये चुनाव दिसंबर का, ये महाराज भी समझ गए, उनके लोग भी समझ गए। कोर्स करेक्शन की जगह निकल चुकी है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न नाउ। लोगों ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि इनको लॉक स्टॉक बैरल भेज देना है। मोदी जी का कोई लिहाज नहीं रखेंगे। कर्नाटक मध्य प्रदेश में रिपीट होने जा रहा है नतीजों के हिसाब से, आप देख लीजिए। मैं बिल्कुल मानता हूं उमा भारती इतनी वोकल है, और उमा भारती का एक वोट बैंक है जो उमा भारती को छेद कर दे, मतलब उधर पूरी तरह से छेद कर दे। महाकौशल की आपने बात की, इनको 17 मिले थे, इस बार 7 के लाले पड़े हैं। राकेश सिंह जो अध्यक्ष है, सांसद है, वो लोकसभा के चुनाव में डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। 13 और 24 13 और 24 अब सही है। ये 10 से नीचे आ जाएंगे। मैंने कहा ना, गोंडवाना पार्टी का उम्मीदवार उधार लेना पड़ रहा है, उधार के सिंदूर पे आप उम्मीदवार बांटने में चल लगे हो, तो फिर आप समझ जाओ कि आप भी समझ चुकते हैं। ऐसा नहीं कि हम राकेश पाठक और अजीत अर्जुन तीनों ही बहुत शाणे हैं, ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी समझ रहे हैं। इसलिए डूबते को तिनके का सहारा, तो गोंडवाना पार्टी का भी सहारा पकड़ रहे हैं, इसको भी जो कुछ समझ रहे हैं। लेकिन अब समय निकल चुका है, सुनामी आ गई है। अब आपको सिर्फ डैमेज देखना है कितना होता है। अब इस डैमेज को कम करने का आपके पास कोई प्रयास नहीं, क्योंकि सुनामी अशोक एक काउंटर कर रहा हूं, एक सेकंड अशोक जी एक काउंटर कर रहा हूं, उसके बाद यही हम राकेश जी, आप करो सुनामी आ चुकी है। जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लगता है कि 230 में 150 पार बीजेपी कांग्रेस कर जाएगी। क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है। लोगों ने मन बना लिया। क्या आपको लग रहा था कि कर्नाटक में 60 पे आ जाएगी बीजेपी? इतना बुरा तो हमने भी नहीं सोचा था, हम भी डर गए थे। हमको भी लग रहा था कि पोलराइजेशन होगा बजरंग बली के नाम पे, तो कम से कम 90 तक तो पहुंचे, 75 तो हम भी घुस गए थे आगे। लेकिन लोगों ने 60 पे ही लाया था, जो पहला आंकड़ा था उस पर हम बरकरार, जब तो वही रिजल्ट आया। क्योंकि एक बार लोगों ने मन बना लिया, यहाँ भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मन बना दिया कि अब ये लोग नहीं चाहिए। संगठन ने मन बना लिया कि दिल्ली नहीं चलाएगा अब मध्य प्रदेश की बीजेपी, राजस्थान के बीजेपी को, छत्तीसगढ़ के बीजेपी को। ये ऊपर के लोग आके हमको नहीं बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ईडी सीबीआई का डर दिखा दिखा के नहीं चलेगा काम। अब वो भी लोग इम्यूनिटी हो गई है, हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। अब तो पूरे विपक्ष को ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स हर्ड इम्यूनिटी में चले गए, सभी ताल ठोक रहे हैं। उसने भी, हेमंत सोरेन ने भी बोल दिया, बघेल ने भी बोल दिया, और इधर अभिषेक बनर्जी ने भी बोल दिया, जेल में डालते हो तो डालो, नहीं सुनेंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे समझ पे, देख लो क्या करना है, हम हमारा काम करेंगे। ये हर्ड इम्यूनिटी है। अब इससे भी लोग ये होने लगे हैं। दूसरी बात, जो पार्टी का डाइल्यूशन हो गया है,
आप अभी सनातन धर्म को लेकर लगातार मध्य प्रदेश से बयान आ रहे थे कि सनातन धर्म के खिलाफ कांग्रेस है, सनातन धर्म के खिलाफ इंडिया है। अब आपने उस महिला को टिकट दिया जो रामायण जलाती है और रावण की पूजा करती है। अब कहाँ गया सनातन धर्म आपका? अब आपके पास जवाब नहीं देने के लिए। तो हर काउंटर पे गुजरातियों ने ऐसे बैरियर खड़े कर दिए हैं और अपने चक्रव्यूह में खुद फंस गए और इससे निकलना मुश्किल है। मैंने कहा ना, कितना भी ये हो, मुझे टैली सुधरती वही दिखाई देती। मेरे हिसाब से 75 से ज्यादा सीटें बहुत मुश्किल है, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाए या कोई भी आ जाए। ये तो मोदी जी की तो अभी जो रैलीज हो रही है, चेयर खाली पड़ी हुई है। आप अपनी जो आपने अभी प्रदर्शन किए उसमें से वापस आ गए, नड्डा और राजस्थान से वापस आ गए। क्यों आ गए? लोग ही नहीं है। यदि लोग बीजेपी के प्रति इतने दुर्व्यवहार रखते हैं और इतना नाराजगी है, तो फिर जब महारानी आती है वसुंधरा, तो उसके यहाँ 1 लाख 1.5 लाख लोग कैसे आ जाते हैं? आपके यहाँ 3000 लोग क्यों नहीं आते? ये सवाल है कि आपको लोगों ने नकारा है, क्षेत्रीय नेताओं को नहीं। और क्षेत्रीय नेता भी आपने किसको अहमियत दी जो आप चाहते हो? आपने सोचा कि राकेश पाठक जीत जाएगा तो आपने भानोद के खिलाफ उतार दिया, तो वहां डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। आपने रीति सिंह को ऊपर से भेज दिया, रीति पाठक को। आपको शुक्ला को रिप्लेस करना था, शुक्ला जी को ही पूछते, बताइए आप किसको टिकट देना चाहते हैं। इस बार आपको टिकट नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई। तो शायद वो एक टिकट दिलवा के जितवा लेता किसी को। तो ये ऐसे कई चीजें हैं। एक एक सीट वाइज यदि आप देखें तो आपको कई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती। हाँ, खर्चा बहुत होगा पार्टी का, और पार्टी के पास पैसा भी है, लोगों का ही पैसा है पार्टी के पास आया। मैं सोचता हूँ ये रैली डबल हो जाए मोदी जी की। जितनी रैली ज्यादा हो जाएगी, मध्य प्रदेश के लोगों को पैसा ज्यादा मिलेगा, टेंट वालों को मिलेगा, गाड़ी वालों को मिलेगा, चेयर वालों को मिलेगा। अरे उम्मीदवार को भी मिलेगा। कई बार उम्मीदवार को ज्यादा मिलता है, थोड़ा बचा लेता है उम्मीदवार, जो बाद में पता चलता है बचा लेता है। हाँ, तो वो उम्मीदवार भी तो मेरे अपने मध्य प्रदेश के भाई है बेचारे, उनके पास 2 पैसे बच गए क्योंकि इतने 5 साल तक उन्होंने ये मामा ने तो कुछ कमाने नहीं दिया, क्योंकि मामा के घर में खुद ही, घर के अंदर ही इतनी बड़ी गड्ढा था कि कुआं था कि उसमें पत्थर डालो तो 10-10 साल तक आवाज नहीं आती। इतना खोल घर में ही कुआं है, घर में मशीनें लगी हुई थी। तो आप छोड़ दीजिए इस बात को, ज्यादा जाएंगे तो बहुत निकल आएगा घन। तो अब कार्यकर्ताओं के पास भी कुछ आना चाहिए। 5 साल में कुछ नहीं तो चुनाव के भरोसे आ जाए। मैं तो चाहता हूं कि ये सारी रैलीज है दुगनी करे, प्रधानमंत्री बहुत दुगनी करे रैली। इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए, मनी इज फॉर सर्कुलेशन। कब तक बीजेपी पैसे पे बैठे रहेगी? थोड़ा सा बाहर निकाले, चुनाव के बहाने तो बाहर निकलता है कम से कम।